जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। पिछले क्लास में भी आपको अकाउंटिंग टर्म के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो क्लियर हुआ था मात्र कहाँ तक, सेल्स रिटर्न तक। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, और परचेज क्या होता है, और परचेज रिटर्न क्या होता है। ये कल की क्लास में मैंने आपको टॉपिक में बताया था। जैसे परचेज के बारे में मैंने क्या बताया था कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया क्या कहलाती है, परचेज कहलाती है। जैसे कोई ऐसा ऐसा गुड्स है जिसको मैंने बिक्री करने के लिए उसको खरीदा है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, परचेज कहलाती है। और व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या विक्रय, क्रय या परचेज कहलाता है। और कह रहा है कि परचेज रिटर्न क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मैंने खरीदा जिसको हमारा ये मतलब वो प्लान है कि हम उससे व्यापार करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए परचेज प्रोडक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, उसको हम परचेज बोलते हैं। और अकाउंटिंग के लैंग्वेज में परचेज बोला जाता है। और जैसे हिंदी में अगर परचेज के बारे में बात करें तो परचेज का मतलब होता है क्रय करना, खरीदना। समझ में आ रहा है ना। और परचेज रिटर्न क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स अगर वापस कर दें तो यह प्रोसेस हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। और जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था कि जैसे मान के चलिए मैंने दुकान पे गया और मैंने 10 पीस कीबोर्ड खरीद के लेके आया। कितना पीस, 10 पीस। उसमें से मात्र हमारा 8 ही पीस कीबोर्ड सही निकला और 2 पीस का कीबोर्ड हमारा खराब निकला। तो वो हम क्या करेंगे, उसी दुकानदार को ले जाकर के वापस करेंगे। यानी कि एक तो मैंने परचेज किया था और परचेज करने के बाद 2 प्रोडक्ट हमारा खराब निकल गया। अब एक चीज समझिएगा, जब तक हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते। मान के चलिए कि कोई प्रॉब्लम आपके कीबोर्ड में आया, आप उसको रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे। और रिटर्न करेंगे तो किसको करेंगे, तो जहां से आपने सामान खरीदा है अपने सप्लायर को ले जाकर के आप रिटर्न करेंगे। अब चलिए इसके बाद से आता है सेल्स। तो सेल्स के बाद सेल्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि सेल्स का मतलब क्या होता है, बिक्री करना, यानी कि विक्रय करना। करे कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सेल्स रिटर्न। यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे देखिए, आपने 10 पीस कीबोर्ड आपने खरीदा, समझ में आ रहा है ना, 10 पीस आपने कीबोर्ड खरीदा। अगर आपने 10 पीस कीबोर्ड खरीदा तो आपने किससे कीबोर्ड खरीदा, होलसेलर से खरीदा, या फिर मान के चलिए कि आपने दुकानदार से खरीदा। तो जब दुकानदार से आपने खरीदा तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि वह दुकानदार आपका क्या है, सप्लायर है। क्या है, सप्लायर है। और वो दुकानदार आपको क्या कह सकता है, कस्टमर कह सकता है। क्या कह सकता है, कस्टमर कह सकता है। इसलिए अगर आप मान के चलिए कि आपने 10 पीस अगर आपने कीबोर्ड खरीदा है और कीबोर्ड 10 पीस आपने खरीदा और इसमें से आपने 2 पीस रिटर्न कर दिया, तो अगर आपने रिटर्न कर दिया तो इसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। और आपने किसको रिटर्न किया, तो अपने सप्लायर को रिटर्न किया। किसको, अपने सप्लायर को रिटर्न आपने किया, क्योंकि आपने वहीं से तो प्रोडक्ट लेके आया था। और आपने 10 पीस खरीद के लेके आया, इसमें से आपने 2 पीस रिटर्न कर दिया, तो शेष आपके पास कितना बचा, 8 पीस बचा। और यही 8 पीस का प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, बेचेंगे। उसी से अपना व्यापार प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स करता कौन है, तो जैसे जैसे मान के चलिए कि सेल्स अकाउंट, अगर सेल्स के बारे में हम बात करें तो ये सेल्स का डिफिनेशन बताया हुआ है कि यदि हमारा, यहाँ पे कहा गया सेल्स, सेल्स करे कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि व्यापारी है और किसी प्रोडक्ट से अपना व्यापार स्टार्ट किया है, उससे हम बोलते हैं क्या, सेल्स बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न क्या कहलाता है, तो जैसे मान के चलिए कि व्यापारी किसी प्रोडक्ट को आपको आपसे बेच दिया, और वो बेचने के बाद जैसे मान के चलिए कि वो तो 10 पीस आपको बेच दिया, उसको क्या पता कि सही है कि गलत है। आप लेके गए, आपने देखा कि उसमें से 2 पीस खराब निकल गया, तो किसको ले जाएंगे वापस करने, सप्लायर को ले जाएंगे ना। यानी कि सेल्स वो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा, यानी कि बेचा हुआ सामान वापस लेगा और आप परचेज किया गया सामान वापस करेंगे। तो परचेज करें, परचेज किया हुआ सामान वापस कर रहे हैं आप, तो आपके लिए परचेज रिटर्न हो जाएगा। और वो सेल किया हुआ सामान वापस ले रहा है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो आपके लिए वो व्यापारी सप्लायर कहलाएगा
और व्यापारी आप व्यापारी आपको क्या बोलेगा? कस्टमर बोलेगा, क्योंकि आप वहां से सामान खरीदने गए। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्या? स्टॉक। अगर स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो स्टॉक मतलब क्या होता है? आपने नाम सुना है स्टॉक? जैसे बोला जाता है ना कि इतना हमारे तो स्टॉक में पड़ा हुआ है, इतना तो हमारे प्रोडक्ट, इतना प्रोडक्ट तो हमारे स्टॉक में पड़ा रहता है। जितना प्रोडक्ट से तुम बिजनेस करते हो उतना प्रोडक्ट तुम्हारे स्टॉक में पड़ा रहता है, ऐसे बोला जाता है ना। तो देखिए, जैसे स्टॉक के बारे में आपसे बात किया जाए तो स्टॉक का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन यानी कि वेयर हाउस में सेल के लिए रखा गया हो, वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे, कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स, यानी कि ये ऐसा अनसोल्ड गुड्स है, यानी कि इसको भी बेचेंगे लेकिन अभी तत्काल में तो नहीं बेचेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपने 50 पीस आपने क्या खरीद लिया? लैपटॉप खरीद लिया, तो दुकान में क्या 50 पीस आप रख देंगे? मान के चलिए कि आप और भी तो आइटम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आपने कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा, वो उसमें आपने लैपटॉप खरीदा, मॉनिटर खरीदा, सीपीयू खरीदा, तो सारा आप दुकान में तो आप रखे ही रखे हैं। क्या 50 पीस का 50 पीस लैपटॉप अपनी दुकान में आप रख लेंगे? मान के चलिए कि 2 से 3 पीस आपने रख लिया, और बाकी आप कहाँ रखते हैं? स्टॉक में रखते हैं। बाकी आप अपने वेयर हाउस में रखते हैं, बाकी आप अपने गोडाउन में रखते हैं। उसको हम अनसोल्ड बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब तक आप यहाँ से उठा करके लेके जाएंगे नहीं। जब वो प्रोडक्ट बिक गया फिर आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट वहां ले जा करके रखेंगे। तो अभी तो हम उसको बेच नहीं रहे हैं, अभी तक हम उसको स्टॉक में रखे हुए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को अनसोल्ड स्टॉक बोला जाता है, जो बेचने की प्रक्रिया के लिए रखा हुआ है लेकिन अभी तत्काल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट आएगी तब हम अपने गोदाम से उसको निकालेंगे और तब जाकर के दुकान में ले जाकर के हम उसको बेचेंगे। तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में सेल के लिए रखा गया हो। किसके लिए? उसका मेन उद्देश्य क्या है? सेल करना। सेल के लिए रखा गया हो वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। जैसे मान के चलिए 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ सामान लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आप उसमें कुछ स्टॉक रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आवाज बोलिए, रखेंगे ना? तो मान के चलिए आपने जो है 1 अप्रैल को 20 पीस, कितना पीस? 20 पीस आपने लैपटॉप ला करके अपने स्टॉक में रख लिया। कितना पीस? 20 पीस की बात हो रही है। चूंकि 1 अप्रैल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मान के चलिए कि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल को आपने 20 पीस क्या लेके आया? लैपटॉप लेकर के आया अपने स्टॉक में, और बेचते 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 आपने इतना बेचा कि 31/3 को आपके स्टॉक में 5 पीस प्रोडक्ट आपका रह गया। कितना पीस? 5 पीस प्रोडक्ट आपका रह गया। नहीं समझे? जैसे मान के चलिए कि 1 अप्रैल को आपने 20 पीस लैपटॉप लेकर के आया अपने सप्लायर से खरीद करके कि भैया हमको इससे बिजनेस स्टार्ट करना, और आपने बेचते बेचते इतना अच्छे से आपने बेचा कि मात्र 5 प्रोडक्ट आपका लास्ट में बच गए। और कब बचा? तो 31 मार्च 2024 को मान के चलिए जो आने वाला है उस डेट को आपका 5 पीस बच गया। तो कितना पीस आपने बेचा? 15 पीस बचा ना? 15 पीस आपने बेच दिया और बचा कितना? 5 पीस। तो देखिए इस 5 पीस को लास्ट में बचा है ना, जब हमारा क्या फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब लास्ट में बचा है ना, तो बचे हुए प्रोडक्ट को क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोला जाता है? तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ सामान, और तब इसको किस नाम से जानेंगे? ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानेंगे। किस नाम से? ओपनिंग स्टॉक के नाम से। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपने बिजनेस की स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया बिजनेस, जब आपने ओपनिंग किया तो उस केस में आपने 20 प्रोडक्ट रखा, और 20 प्रोडक्ट रखा उस केस में 15 पीस आपने बेच दिया, और 31 मार्च को आप अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं और स्टॉक में जा रहे हैं, स्टॉक में
तो आपको ये देखा हुआ मिल रहा है कि मात्र 5 ही प्रोडक्ट बचा हुआ है, 15 पीस मैंने सेल कर दिया। तो 5 पीस जो आपका शेष बचा हुआ है उसको हम किस नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जानेंगे। अब देखिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा हुआ है ना, तो फिर जब आपका 1 अप्रैल फिर जब स्टार्ट होगा तो यही 5 जो प्रोडक्ट आपका बचा हुआ है, 5 पीस जो प्रोडक्ट आपका बचा हुआ है, इसमें आकर के ये क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। आखिर वो बचा है तो उसको फेंकेंगे नहीं ना, उसको अपने बिजनेस में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट हम वहां पे स्टॉक में लाते हैं, जो भी स्टॉक हम अपना लाते हैं, उस स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने मात्र 5 ट्रैक्टर आपने खरीद के लेके आया अपने एजेंसी में, कि 5 ट्रैक्टर से अभी स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ज्यादा प्रोडक्ट तो रहेगा नहीं। आपने 5 प्रोडक्ट लेके आया, किस डेट को, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपने 5 ट्रैक्टर लेके आया। और जब 31 मार्च का समय आया तो मात्र आपके पास 1 ट्रैक्टर बचा हुआ। तो कितना ट्रैक्टर आपने बेचा, 4। तो जो 5 ट्रैक्टर आपने लेके आया था उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और जो एक आपका जो लास्ट में बचा हुआ 31 मार्च वाला उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि उससे आपका बिजनेस क्लोज होने जा रहा है। उससे आपका बिजनेस क्लोज, सॉरी बिजनेस नहीं, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने जा रहा है, और फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ सामान क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में दिया हुआ है। देखिए डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में अगर बात किया जाए, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले डेबिटर। और डेबिटर के बारे में अगर बात किया जाए तो डेबिटर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है वह डेबिटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डेबिटर्स कहलाता है। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है। परचेज का मतलब खरीदता है। अब एक चीज समझिएगा, जब भी क्रेडिट की बात आए तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या होता है, उधार। क्या होता है, उधार। और कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है वह हमारा डेबिटर्स कहलाता है। और कह रहा है कि क्रेडिटर्स वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिटर्स के बारे में, कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या परचेज करते हैं उसको डेबिटर कहलाता है। और क्रेडिटर क्या होता है, तो वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो देखिए अगर क्रेडिटर की बात हो रही है और चाहे डेबिटर की बात हो रही है तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति की बात किया जाता है। एक बेचने वाला होगा तो दूसरा खरीदने वाला, दूसरा खरीदने वाला होगा तो पहला बेचने वाला। हमेशा सामने वाले की बात किया जाता है। अगर हम सेल्स किए तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा, अगर आपने परचेज किया तो आप सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन की बात हो रही है, कस्टमर का और सप्लायर का। तो इन दोनों में कस्टमर कौन कहलाएगा, डेबिटर वाला कहलाएगा ना, और क्रेडिटर वाला क्या कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर से समझाया है कि अगर कोई कस्टमर है, क्या है, कस्टमर है, और किसी अगर कोई कस्टमर को अगर सेल्स करते हैं तो मान के चलिए कि जैसे अगर सेल्स की बात हो रही है तो उस केस में सन्ड्री क्या बोला जाता है, सन्ड्री डेबिटर बोला जाता है। अगर सेल की प्रक्रिया होती है तो उस केस में सन्ड्री डेबिटर बोला जाता है। और वही जब परचेज की बात आती है तो सन्ड्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे बिजनेस का क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा, और ये हमारे बिजनेस का क्या कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। तो जैसे सप्लायर से क्या होता है, सप्लायर से हम किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदते हैं। समझ में आ रहा है ना। और डेबिटर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, तो कस्टमर जो क्या करता है, व्यापारी से माल को खरीदता है। यानी कि व्यापारी जो है अगर किसी गुड्स को बेच रहा है तो वो कस्टमर है, अगर हम खरीद रहे हैं तो हम क्या हो गए, वो हमारे लिए क्या हो गया, सप्लायर हो गया। तो आप इतना समझिए कि सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर की जब बात आए तो आप ये समझिएगा कि जब आप किसी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो सन्ड्री डेबिटर का बात होगा।
और जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर का बात होगा, चाहे वो आपका कैश के बेसिस पे परचेज किया जा रहा हो और चाहे आपका क्रेडिट यानी कि उधार के बेस पे परचेज किया जा रहा है। अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है रिसेबल। रिसेबल का मतलब क्या होता है? प्राप्तकर्ता। और पेबल का मतलब चुकाना। रिसीबल का मतलब होता है प्राप्त करना और पेबल का मतलब होता है चुकाना। जैसे देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे पेबल के बारे में, तो पेबल संबंधित है किससे? लायबिलिटीज से। जैसे मैंने आपको लायबिलिटीज में क्या पढ़ाया था? लायबिलिटीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि वह पैसा, वह बिजनेस का पैसा जो बाद में सप्लायर को क्या करना है? देना है। वह बकाया राशि जो आपको सप्लायर को बाद में देना है, उस पैसे को हम बोल सकते हैं लायबिलिटीज का पैसा होता है। या बैंक से लिया गया उधार लोन, वो भी आपका क्या होता है? लायबिलिटीज कहलाता है। तो पेबल का मतलब होता है चुकाना और रिसेबल का मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि रिसीबल, कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, वह अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है? रिसेबल कहलाता है। और पेबल क्या होता है? तो जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेसमैन को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, वह हमारा पेबल अमाउंट कहलाता है। जैसे दो बातें हो रही हैं, यहाँ पे रिसेबल की बात हो रही है और पेबल्स की बात हो रही है। तो रिसेबल का मतलब होता है पाना और पेबल का मतलब होता है चुकाना। यानी कि कब चुकाएंगे? जब आपने उधार खाया तो सिंपल सी बात है, किसी डेट पे ले जाकर के उसको चुकाएंगे ना। तो जो पैसा आपको भविष्य में देना है, वो आपके लिए लायबिलिटीज भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। और जो पैसा आपको पाना है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है? रिसेबल है, प्राप्त करता है। यानी कि आप प्राप्त करता हुए अगर आप किसी से पैसा पा रहे हैं, अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? पेबल हो गया। तो देखिए, अगर हम इसमें कैश के बारे में बात करें, तो जैसे देखिए, कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना, तो इसमें पैसे की बात हो रही है ना, यानी कि कैश की बात हो रही है। तो इसमें कैश को हम किस नाम से जानेंगे? लायबिलिटीज की कि एसेट्स के नाम से? इसमें बात हो रही है कैश की, तो कैश की बात हो रही है, तो कैश हमारा लायबिलिटीज हुआ कि एसेट्स हुआ? एसेट्स नहीं हुआ, लायबिलिटीज हुआ, क्योंकि बकाया की बात हो रही है। बकाया का मतलब आपको पैसा देना है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज का पैसा बोलेंगे। ये पैसा आपको भविष्य में देना है, चुकाना है। अब चलिए, जर्नल क्या होता है? जर्नल का मैंने हिंदी बताया था, रोजनामचा। रोजनामचा क्या होता है? रोजनामचा। अब रोजनामचा क्या होता है? तो जैसे मान के चलिए, एक दुकान से आप समझिए पहले, चलिए पहले जर्नल के बारे में बता देते हैं। कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटी सी अगर दुकान होती है, तो उसमें मान के चलिए कि अगर कोई प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, या किसी से प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया, या किसी को उन्होंने पैसा दिया, या किसी से पैसा प्राप्त किया, तो डे वाइज अपनी कॉपी में उसको नोट करते हैं। क्यों नोट करते हैं ना? जैसे मान के चलिए कि बड़े बड़े दुकानदार हो गए, जिन बड़े बड़े दुकानदार के पास तो मान के चलिए कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर है तो तत्काल में तो कंप्यूटर में एंट्री करेगा नहीं, एक रजिस्टर बनाएगा ना, उसके लिए रजिस्टर बनाएगा, और तब जाकर के जो रजिस्टर उसका होगा, उस रजिस्टर के हिसाब से वो क्या करेगा? अपना पोस्टिंग करेगा। तो जैसे मान के चलिए कि डे वाइज, आज कौन सा तारीख है? 28 सितंबर। 28 सितंबर में सुबह से लेकर के शाम तक क्या ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुआ? मान के चलिए कि किसी को पैसा आपने दिया, किसी को पेमेंट आपने दिया, किसी को खर्चा आपने दिया, या फिर मान के चलिए कि कुछ आपने बिजनेस में खरीदा, कुछ आपने बेचा। तो डेली आप क्या करेंगे? एक कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे कि 28 सितंबर का थोड़ा पेज खोलिए तो इतना सारा ट्रांजेक्शन हुआ। 27 का ओपन करिए तो इतना ट्रांजेक्शन हुआ। 26 का ओपन करिए तो इतना ट्रांजेक्शन हुआ। तो उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अब मान के चले कि आपने डिवाइस बना लिया, तो आप क्या करते हैं? उसको कॉपी पे बना लिया आपने, और डेट वाइज कंप्यूटर पे आप क्या करते हैं? एंट्री भी करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई आपके वहां आ गया उधारी खाता वाला, आपसे केवल उधार खा रहा, तो आप तो कॉपी पे तो लिख रहे हैं,
कॉपी पे लिखने के बाद मान के चले कि कॉपी कहीं गुम हो जाए या कॉपी कहीं जल जाए या कुछ दिक्कत हो जाए कॉपी को, तो उस रिकॉर्ड को आप किस में मेंटेन करेंगे? कंप्यूटर पे मेंटेन करेंगे ना। तो कंप्यूटर पे मेंटेन करेंगे, अगर कंप्यूटर में कोई फाल्टेशन आएगा, अगर कोई दिक्कत आएगी, फिर भी अगर आपका कॉपी शेष बचा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, अब चलो कॉपी में दिखाता हूँ उस डेट का, तब आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। तो आप कॉपी जब ओपन करेंगे तो उसको खुद आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये एंट्री सही किया इन्होंने, ये एंट्री आपका गलत नहीं है। तो एक तो आपने डिवाइस रिकॉर्ड किया, और डिवाइस रिकॉर्ड करने के बाद उसको आपने कंप्यूटर पे फीडिंग कर दिया। एक प्रकार की जर्नल एंट्री हम उसको बोल सकते हैं, उसको जर्नल बोल सकते हैं, जो आप डेट वाइज क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है लेजर। क्या आता है? लेजर। अब कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, और जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए एक झोला लेकर के आपने मार्केट में गया, एग्जांपल समझिएगा अभी समझ में आ जाएगा। एक झोला लेकर के आपने मार्केट में गया, झोला मात्र एक ही है, उस झोले में आपने दाल खरीद के रख लिया, अलग अलग प्लास्टिक में आपने नमक खरीद के रख लिया, चीनी खरीद के रख लिया, चावल खरीद के रख लिया, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि ऐसे बेसन आपने खरीद के रख लिया, सूजी आपने खरीद के रख लिया। तो अलग अलग आपने रखा कि नहीं रखा? रखने के बाद क्या आपने अलग अलग उसका झोला बनाया? झोला तो एक ही है ना, क्या झोला तो एक ही है ना, लेकिन आप उसको किचन में लेके आएंगे तो जो सूजी होगा सूजी के डब्बे में रखेंगे, क्यों? जो दाल होगा दाल के डब्बे में रखेंगे। ऐसा है नहीं ना कि एक ही में मिला देंगे। तो फिर अगर एक ही में मिलाना था तो आपने प्लास्टिक में क्यों लेके आया? तो जो आपको झोला जो दिख रहा है ना, जो झोला आपको दिख रहा है, उस झोले को आप समझिए कि जर्नल, वो झोला आपका क्या है? जर्नल है, जिसमें आपने काफी प्रोडक्ट को रख करके लेके आया, और जब आप किचन में रखने जा रहे हैं अलग अलग जो डब्बा है, उस डब्बे को आप समझिए कि लेजर है। चीनी का डब्बा आपने चीनी में भर दिया, चीनी का डब्बा है तो चीनी में आपने भर दिया, दाल का है तो दाल में उसमें आपने रख दिया, बेसन का है तो आपने बेसन रख दिया, सब अलग अलग आपने रखा कि नहीं रखा? तो वही आपका लेजर होता है। आपने एक कॉपी पे तो पूरा हर तरीके से आपने लिख लिया, अगर कैश से ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश का लेजर बनाएंगे, परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आपने किसी से प्रोडक्ट खरीदा है तो परचेज का लेजर बनाएंगे। लेकिन उस पूरे वाउचर को आपने रिकॉर्ड किस में किया? जर्नल में किया। लेकिन जब उसकी एंट्री करेंगे तो अलग अलग लेजर बना के करेंगे। अगर जैसे मान के चलिए कि सेल अगर किसी को आपने बेचा है तो बेचने की एंट्री किस में करेंगे? सेल्स में। और सेल्स बना बनाया थोड़ी मिलेगा, सेल्स का आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा, किस पार्टी से आपने सेल किया है। अगर आपने परचेज भी किया है तो किस पार्टी से आपने परचेज किया है, अगर आपने किसी को पेमेंट भी किया है तो किस पार्टी को आपने पेमेंट किया है। तो सबका अलग अलग क्या करते हैं? लेजर भी बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। यहीं तक रहने दें, शेष कल से हम लोग पढ़ा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। यहाँ तक आप लोग क्लियर पढ़ के आइएगा तब। और जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आगे भगवान भरोसे पढ़ाई हो रही है। कब भूकंप आ जाएगा कोई नहीं जानता, और कब ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी कोई नहीं जानता। जिस तरीके से पढ़ाई है